उन्होंने ना वो करेंगे। ये जो गलत किया आपने, नहीं गलत की बात मजहब नहीं के है। नाम पे क्यों देना था? क्योंकि मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कोई नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए नहीं अगर मैं देखिए, एक बात शाहनवाज आपको साहब, कह रहा हूँ, मैं और आप खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। नहीं बिल्कुल मेरी अल्लामा खुशनसीबी इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। और हम ये कह रहे हैं कि दुनिया के और भी मुस्लिम मुल्कों से, ठीक है, एक आध घटना कहीं हो जाती होगी, कोई दो थप्पड़ मार दिया, किसी ने कहा बोल जाए श्री राम, अब कोई वो हमारा होता नहीं है, पटका पहन लेता है, कोई बीजेपी का एक्टिव मेंबर कभी इसमें कहीं शामिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए। आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में आपको एक माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जिसको आप मंत्री बना सकें। ये तो ऐसा हुआ कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को एक पुरुष को दे दिया जाए। भारत एक धर्मशाला नहीं है ना कि कोई भी हिंदुस्तान में आएगा रह जाएगा। आपके घर में कोई भी आकर कहेगा जी मैं मुसलमान हूँ, अरफा जी एक कमरा दे दीजिए, आप दे देंगे उनको? ऐसे तो नहीं होगा। ये सही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ अब कम हुआ है। जब हमने कहा मिशन 300, जनता ने 303 दिया, 303 दिया। इस बार कहा 400, तो 403 नहीं 3 नहीं 406। 406 अच्छा। मेरा आंकड़ा 406, मेरा आंकड़ा 406 का है जो मैं मान के चलता हूँ। मिनिमम 400 के पार में 10% हिस्सा हम बिहारियों का रहेगा। तो और 200 सीट नहीं तो फिर भी 10% रहेगा। 200 तो नहीं रहेगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पटना की सुबह सुबह यहाँ चुनाव कवरेज के दौरान हम पहुँच गए हैं शाहनवाज हुसैन साहब के यहाँ। शाहनवाज हुसैन साहब पिछले 30 सालों में मैं कहूँ देश की राजनीति पे उनकी छाप रही है। भाजपा के जो बिल्कुल गिने चुने एक दो अदद जो बड़े मुस्लिम राष्ट्रीय चेहरे रहे हैं उनमें से एक हैं। बहुत कम उम्र में सांसद बने और इनके नाम एक रिकॉर्ड ये भी है कि सबसे कम उम्र में देश के इतिहास में कैबिनेट मंत्री बने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने कहा था सादा सा नाश्ता करेंगे, आपने तो बहुत इंतजाम कर लिया यार। मेरे लिए तो सादा ही है क्योंकि मैं रागी की रोटी खाता हूँ, भिंडी खाता हूँ। अब आरफा खानम शेरवानी आ रहे हैं तो उनके लिए मछली भी है और नॉनवेज भी है। अच्छा तो ये सब नाश्ता क्या इंतजाम है? ये पराठा है, ये सादा पराठा है और ये आलू पराठा है। वाह। हाँ, और ये रागी की रोटी। ये आपकी रागी, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। मैं थोड़ा सा, मैं तो रागी की रोटी और भुजिया खाता हूँ। ये दही है, दही भी घर का जमा हुआ दही? हाँ दही। अच्छा, और ये मछली भी मुझे उधर दिख रही है। ये मछली आपके लिए। क्या बात है, तो ये शुक्रिया। मछली नोश फरमाए। और यहाँ पे ये सब्जी भी है। अच्छा, बिहार की बड़ी पॉपुलर सब्जी है, हम लोग उसको नेनुआ कहते हैं। तो ये नेनुआ की सब्जी है जो हम लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं जी। आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे। और मैं देख रही हूँ यहाँ भी कुछ है मेरे पास, ये भी कुछ गोश्त, मछली बनी हुई। वाह वाह। और ये जो है खुशबू बहुत अच्छी आई है इसमें, एकदम बहुत अच्छी वाली मछली है। तो मुझे लगता है मेरा तो नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ हो जाएगा। ये कलेजी भी है। वाह, ठीक है। तो हम नाश्ते की और आपसे बातचीत की दोनों की शुरुआत करते हैं। जी जी। मैं बिहार के बारे में जब सोचती हूँ, भाजपा बिहार के बारे में, तो शाहनवाज हुसैन सबसे पहले जो 2-3 नाम जहन में आते हैं उनमें से आप एक हैं। 2014 में आप अकेली सीट आपको मिली थी एक मुस्लिम को, और नहीं इलेक्शन में आप आगे बढ़ पाए, हार गए बहुत कम वोट से। देखिए मैं 98 में बीजेपी ने मुझे टिकट दिया था किशनगंज से तस्लीमुद्दीन साहब के सामने, और वहाँ सैयद शहाबुद्दीन, एमजे अकबर, ये सब एमपी रहे और बहुत 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी। तो इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी वहाँ किशनगंज में 75 साल में एक बार कमल खिला, वो हमने खिलाया वहाँ किशनगंज में। और फिर वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे और वो रहे। उसके बाद फिर 2004 में वो पूरे लोग हार गए तो हम भी हार गए थे वहाँ। फिर 2006 में मैं भागलपुर गया जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में। वहाँ आपको पता है कि मुस्लिम को मारकर गोभी की खेती कर दी गई थी, और एक जगह चंदेरी में और एक और जगह थी, 2 जगह वहाँ लाशें मिली और बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसी की वजह से कांग्रेस ख़त्म हुई, भागलपुर दंगे की वजह से बिहार में, और फिर लालू जी का उदय हो गया। तो जब वहाँ दंगा हुआ था, वो ऐसा इलाका था जहाँ
हिंदू मुस्लिम दंगे की जांच हो ही रही थी, तब भी पार्टी ने रिस्क लिया और मुझे वहाँ उम्मीदवार बनाया, जबकि मुस्लिम आबादी 15% है और आपने कामयाब होकर और 2 बार मैं वहाँ जीता। जो 14 का चुनाव था उसमें मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं हार गया वो चुनाव, क्योंकि सिर्फ लेस देन 1% वोट से रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर कैंपेन कर रहा था, गडकरी जी के लिए, मुंडे जी के लिए, पूरे बिहार के अंदर। तो 9-10 दिन मैं अपने इलाके में नहीं रहा, लेकिन हार 1 वोट से हो या लाख वोट से हार हो जाती है, तो वो हार। चलिए, जो इतिहास था वो रहा। आप भी शुरुआत कीजिए अपने खाने की, मैं भी थोड़ा सा पराठा ट्राई करती हूँ। पराठा दही मेरा फेवरेट है। आलू पराठा तो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, तो पहले मैं थोड़ा पराठा और दही ट्राई करती हूँ, और साथ साथ आपसे ये भी पूछ लेती हूँ कि 10 साल पहले एक हार, उसके बाद 2019 में भी आपको टिकट नहीं मिला, फिर 2024 में एक भी टिकट आपको भी नहीं मिला और किसी और आपके मुस्लिम भाई को भी नहीं मिला, ऐसा क्यों? नहीं, भाई तो सब हैं हमारे और भाई को तो भाई कहते हैं, उनको हिंदू मुस्लिम में मैं तो बांट के नहीं देखता हूँ। लेकिन ये सही है कि हमने केरल से तो दिया है टिकट, एक टिकट, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ, देखिए सवाल आप लोगों के रहते हैं हरदम कि मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। पहले भी हम मुस्लिम को टिकट देते रहे हैं, लेकिन वो जो जीत का ये है पैमाना, वो उस पर ज़्यादा लोग नहीं जीत के आए। इतना गलतफहमी खड़ी कर दी जाती है बीजेपी के बारे में। लेकिन शाहनवाज साहब, ये तो वही बात हो गई कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। अगर आप टिकट नहीं देंगे तो लीडरशिप डेवलप नहीं होगी तो जीत नहीं होगी। डेवलप हो रही है ना लीडरशिप। देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें ये नहीं हुआ कि आप कि मज़हब के नाम पे न तो रिजर्वेशन मिला, न मज़हब के नाम पे सीटें मिली। तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप आरफा खानम हैं जी, तो आप सिर्फ मुसलमानों की फ़िक्र करेंगी। आप अपने यहाँ आपके जितने कलीग हैं सबकी फ़िक्र करेंगी जो यहाँ आप काम करती हैं। तो जो बहुत बड़े सेकुलरिज्म के चैम्पियन रहे और अपने आप को मानते रहे, उन लोगों ने भी तो सबके लिए काम किया ना। लेकिन शाहनवाज साहब, इसमें संविधान में एक हमारे यहाँ प्रोविज़न है, वैसे तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, लेकिन संविधान में भी हमारे यहाँ प्रोविज़न है, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी। हर तबके की अपनी नुमाइंदगी होनी चाहिए। एक ऐसा देश जो कि जाति, धर्म, तमाम तरह की दीवारों में बटा हुआ है, इसको दीवारें तोड़ दी जाएं, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। भाजपा आज सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है, इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, मैं तो कहती हूँ चलिए 500 पार आ जाए, उनकी दुआ करते हैं, लेकिन उस 500 पार में भी एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। देखिए, रिलीजन के नाम पे हमारे यहाँ सोचते ही नहीं। मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रहा हूँ 18 साल तक, हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी। उसमें पैमाना जीत का होता है, ये सही है। हम जीतने लायक उम्मीदवार बहुत नहीं तलाश पाए और हमारे वर्कर बहुत हैं, यानी कार्डर बेस में आप जाएंगे, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ हमारे पास मुस्लिम वर्कर नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो एक हमने केरल से लड़ा है, वो मल्लापुरम से, वो चुनाव के मैदान में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सरकार बनेगी तो सबका ध्यान तो रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ही। जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी एक, तो ये कहा जाए कि भाई एमपी नहीं दिया, तो जो विपक्ष के लोग हैं कौन से मुस्लिम सीएम दे रहे हैं। एमपी होना, पीएम होना, सीएम होना। तो लेकिन मुस्लिम कांग्रेस के सीएम भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप तो जानते हैं। रहे हैं, वो इतिहास की बात नहीं, तो वहाँ भी मैं तो कहती हूँ कि ये दबाव जो है रिप्रेजेंटेशन का, कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, महिलाएं हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए तो न सिर्फ कि भाजपा, बल्कि मुझे लगता है कि जो इंसाफ की चाह रखने वाले लोग हैं, बराबरी की चाह रखने वाले तमाम लोगों से के ऊपर ये दबाव रहना चाहिए एक लोकतंत्र में कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। अब मैं अगले सवाल पे आ जाती हूँ। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी, पहले तो हमने देखा 10 साल में उनकी तमाम तरह की सांप्रदायिक नीतियाँ रहीं, मैं उस पर चर्चा करूँगी। मैं पिछले 10 दिन का सिर्फ जिक्र कर लेती हूँ आपसे।
पिछले 10 दिन में नरेंद्र मोदी न जाने क्या खा के सोते हैं, सुबह उठते हैं और उनके मुख से जो बातें निकलती हैं उसे हेट स्पीच से कम नहीं कहा जा सकता। एकदम कहीं से हेट स्पीच नहीं है। ये आपने जी, आलू का पराठा है। हाँ, आलू का पराठा, ये बहुत हमारा कुक बहुत अच्छा बनाता है जी। तो कोई हेट स्पीच नहीं है, वो बुनियादी बातें उठा रहे हैं। अब क्या है कि लोगों ने चश्मा लगा लिया है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलेंगे तो उनको हेट नज़र आएगा। जो नरेंद्र मोदी से हेट करते हैं उनको नरेंद्र मोदी की हर बात में हेट तलाशते हैं। वो लोग कहीं से हेट स्पीच न किया है उन्होंने, न वो करेंगे। जब वो बहुत अच्छी बात भी करते हैं तब भी कोई नहीं कहता कि बहुत अच्छी बात की है, वाह वाह वाह। और अगर उन्होंने सही बात पे चोट कर दिया तो उसके लिए वो कहा जाता है हेट स्पीच। क्या हेट स्पीच है? कहीं से भी उन्होंने हेट स्पीच मैं उदाहरण दे देती हूँ बता आपको। दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मनमोहन सिंह ने कहा कि पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का रहेगा राष्ट्र के। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो आपके संसाधन लेकर मुसलमानों को दे देगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, पाकिस्तान प्रेमियों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र भी खतरे में है। शाहनवाज साहब, ये तो सिर्फ देश की नहीं, एक बार सवाल पूरा कर लेती हूँ, ये तो कोई भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिभाषा उठाइए तो इसको हेट स्पीच कहा जाएगा, बल्कि इस तरह की हेट स्पीच जो कि ज़मीन पर उस समुदाय के खिलाफ हिंसा फैला सकती है। एकदम हिंसा नहीं फैलेगी। जहाँ तक उन्होंने कहा, देखिए क्या मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था कि माइनॉरिटीज़ का पहला हक है? गलत है ये स्टेटमेंट। नहीं, उन्होंने कहा था कि दलित, हाँ, आदिवासी, उनका- पिछड़े, मुसलमान। हाँ, जी हाँ, ये तो आपको मालूम है। वो कहा, लेकिन ये मुस्लिम भी कहा ना। नहीं, मुस्लिम भी कहा साथ में। हाँ, इसमें या क्या नहीं हर्ज कहा है? इसको? नहीं, आप बताइए, दलित, आदिवासी, पहला और दूसरा पिछड़े। हक क्या होता है? हर हिंदुस्तान नरेंद्र नहीं, मोदी कमजोर, कहते हैं, जो लोग कमजोर हैं उनका पहला नरेंद्र हक मोदी होगा। कहते हैं वो गरीब का बेटा जब ये देश का प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने कहा कि पहला हक गरीब का है। ठीक है। अब गरीब में हिंदू मुस्लिम सब होंगे। अब देखिए 10 जो मुस्लिम रिजर्वेशन है, जो आप अभी मुस्लिम का रिजर्वेशन सब जगह जहाँ पे चर्चा हो रही है ज़्यादा, नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए कितनी आवाज़ उठाई, खुल के बोले, लाल किले से बोले। ठीक है। कि पसमानदा जो बैकवर्ड है, उर्दू में लोग पसमानदा कहते हैं लेकिन लोग पिछड़ा मुसलमान। पिछड़ा मुसलमान, और इंग्लिश में बैकवर्ड मुस्लिम है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो शेख सैयद पठान के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं करीब करीब वो मंडल कमीशन में उनको रिजर्वेशन मिल गया, जिसमें अंसारी हैं, राइन हैं, बस्ती हैं, कई उसमें। और बड़े खुशी की बात है, इसकी वजह से पिछले 30 सालों में एक मुस्लिम मिडिल क्लास भी पैदा हुआ जी है। और उनको आबादी उनकी ज़्यादा थी तो उनको मिल गई जगह। उसमें बीजेपी ने कभी इतराज़ नहीं किया। उसके बाद अभी 10% आरक्षण दिया। 10% में जो इकोनॉमिकली वीकर, आप उसकी बात करें, ईडब्ल्यूएस, उसमें ईडब्ल्यूएस में 10% है। और बिहार में अभी जातीय जनगणना हुआ तो 14% ही अपर कास्ट है, मुस्लिम मिला के जी। 4% उसमें मुस्लिम अपर कास्ट है और 10% हिंदू अपर कास्ट है। वो जो 10% रिजर्वेशन है उसमें उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो मुसलमानों का तो 100% कवर है जो गरीब है, यानी अपर कास्ट में गरीब मुसलमान। तो ये किसने दिया? ये तो मोदी जी ने दिया। उन्होंने तो, वो अगर कांग्रेस होती तो उसको अलग अंदाज में कहती कि हमने शेख सैयद पठान को दे दिया। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा गरीब अपर कास्ट के लोगों को दिया, ठीक है, तो उनको मिल रहा है रिजर्वेशन। उसको ख़त्म करने का इरादा नहीं है। लेकिन आप ओबीसी रिजर्वेशन में अलग से पसमानदा बैकवर्ड मुस्लिम के लिए 4% अलग से निकाल के देंगे तो आप मजहबी आधार पे दे रहे हैं ना जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहता है कि मजहबी आधार पे आरक्षण होगा? इकोनॉमिक आधार पर कहता है, सामाजिक आधार पे कहता है, सोशो इकोनॉमिक। लेकिन यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये है, आपकी बात को काट करने के लिए, काउंटर के लिए आर्ग्यूमेंट है। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, बहुत जब मैं यंग थी कॉलेज में तब से पढ़ती आ रही हूँ कि जो रिजर्वेशन है वो कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, वो है इस बात का एडमिशन कि ये जो तबके हैं ये ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं, इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इनकी उंगली पकड़ के ऊपर उठाना है जब तक ये बराबरी पे आ जाएंगे। अब आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि क्या मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं होती, उनके साथ भेदभाव नहीं होता?
सचर कमेटी, मनमोहन सिंह की बात को जब तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जब वो कह रहे हैं कि पहला हक मुसलमानों का है, जो कि अधूरा सेंटेंस है। मनमोहन सिंह ने सचर कमेटी सेटअप की थी, और आपसे ज़्यादा इसको बेहतर कौन जानता होगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत के मुसलमान भारत के दलितों से भी पिछड़े हैं। तो अगर उनकी उंगली पकड़ के भारत की सरकार, भारत का संविधान का सहारा लेके अगर वो मुख्य धारा में आ जाते हैं, किसको परेशानी है? मुख्य धारा में कौन नहीं ला रहा है? अभी जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर आए, उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान ही हैं। कांग्रेस ने 2 काम किया। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बना दी। सच्चर कमेटी क्या था? कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में जिन लोगों ने हुकूमत की, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उसका आईना था, वो शीशा था। उसमें आया कि मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है बहुत, तो उसके तो वोट लेते रहे, उसकी फिक्र नहीं की। आपकी सहमत हूँ इस बात से? मैं सहमत और जब नहीं किया तो एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो वो गरीबी रेखा के नीचे वालों को ऊपर ला रहा है। यहाँ अनाज देखिए, अनाज सबको दे रहा है, मकान सबको दे रहा है, अकाउंट में पैसा सबको दे रहा है। मोदी ने कभी कहा कि ये मुस्लिम को ना मिले? एक भी मिसाल आप बता दीजिए। वो सबको दे रहे हैं। वो जो गरीब है, वो गरीब की ना मजहब देख रहे हैं ना उसकी ज़ात देख रहे हैं। और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसका बहुत जिक्र होता है जी। लेकिन संविधान में ये था कि मज़हब के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव भी नहीं होगा। तो मंडल कमीशन और मैंने स्वर्ण आरक्षण कहा, EWS का, इन दोनों में तो 100% मुस्लिम कवर हो गए। यही कांग्रेस होती तो कहती देखो हमने शेख सैयद पठान को भी दे दिया और अदर मुस्लिम कास्ट को दे ही दिया, छोटा सा हिस्सा तो हम ये ओबीसी में छोटा क्यों सा करना हिस्सा है मुसलमानों का। मैं क्यों करना है? अगर कंपटीशन करना है, अगर 4 लोगों में 4% में दौड़ना है या 27% में दौड़ना है, अगर 27 लोगों में मुसलमान 15 आ जाए आगे दौड़कर, तो कौन रोकने वाला है? नहीं, ये देखिए, ये तो उनको कोई नहीं। आप मुझे कन्विंस कीजिए, सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। 27% रिजर्वेशन है ना जी मंडल कमीशन, बिल्कुल ठीक है, बैकवर्ड्स को, उसमें मुस्लिम भी शामिल आ जाता है, मुसलमान उतना आ जाएगा, आ जाएगा। अगर वो 100% में मुकाबला नहीं कर रहा है, 27 में कर रहा है, 27 में कर रहा है, उसमें जो मुस्लिम आते थे उनके लिए अलग करके मजहब के नाम पे आपने दे दिया, जो गलत किया आपने। नहीं, गलत की बात मजहब के नाम पे क्यों देना था? क्योंकि मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कोई नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए, नहीं, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, मैं और आप खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। नहीं, बिल्कुल मेरी खुशनसीबी है। इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। और हम ये कह रहे हैं कि दुनिया के और भी मुस्लिम मुल्कों से, ठीक है, एक आध घटना कहीं हो जाती होगी, कोई 2 थप्पड़ मार दिया, किसी ने कहा बोल जाए श्री राम, अब कोई वो हमारा होता नहीं है, पटका पहन लेता, कोई बीजेपी का एक्टिव मेंबर कभी इसमें कहीं शामिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं ये लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए। लिंचिंग की घटना एकदम नहीं होनी चाहिए। और ये गौरक्षा के नाम पे जो आतंक फैलाते हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, कहीं पर भी हिंदुस्तान में कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ और जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी 2 बात से सहमत हूं मैं। नहीं, आप नहीं सहमत। भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, सहमत है ना? लेकिन तीसरी बात से 67% सहमत हुई आप। तीसरी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुसलमानों को मसावत चाहिए। जिन खलीफाओं ने भी हुकूमत की, उन्होंने जो मुस्लिम थे उनके लिए और जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए बराबर नजर रखी। बिल्कुल। मोदी की एक ही योजना बताइए जो मुस्लिम को रोक देती है कि तुम इसमें नहीं एंटर कर सकते। आप देखिए, चाहे कोरोना का टीका दिया तो कहा कि नहीं पहले हिंदू को देंगे। मौलाना आजाद फेलोशिप, जिससे हजारों की तादाद में छात्रों को फायदा पहुंच रहा था। अब मैं तो पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हूँ। मैं देखिए, पहले तो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हैं और मैं 30 साल जी और मैं 30 साल से पॉलिटिकल साइंस में ही काम कर रहा हूँ। शानदार। हाँ, कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने वो पॉलिटिकल साइंस नहीं लिया। लेकिन मैं जो देखता हूँ आज हिंदुस्तान में, हमारे पासपोर्ट की इज्जत है, हमारे लोग जो दुनिया में जाते हैं, चाहे गल्फ कंट्री या कहीं भी, मोदी जी जब जाते हैं तो उनके लिए वो भारतीय हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन एक राय बना ली गई है। मैं आपसे कहूँगा राय मत बनाइए। आपके सवाल जायज़ होंगे, जो उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये कहना कि मोदी ने, अगर हिंदुस्तान में मोदी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ, जिस पे मैं आपको सहमत कराना चाहता हूँ कि अनाज दिया तो सबको दिया, मकान दिया तो सबको दिया, अकाउंट में पैसा देखा तो जात नहीं पूछी, मजहब नहीं पूछा,
वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं तो शाहनवाज साहब ये तो और आप कह रहे हैं फेलोशिप नहीं मिल रही। एक सेकंड में बता देती हूँ, 5 किलो अनाज खा रहे हैं लोग। इस बात का जवाब दे देती हूँ मैं। ये तो भारत का जो संविधान है, ये तो उसका उनका धर्म है सरकार का कि वो राशन देते वक्त या कोई भी चीज़ देते वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये भी कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू का बनाया हुआ ये संविधान है। ये तो मानिए ना कि नहीं हो रहा है संविधान की वजह से। चलिए आप मोदी जी को क्रेडिट मत दीजिए, लेकिन संविधान को ही दे दीजिए। मैं नहीं समझती कि 80 अभी करोड़, बताइए नहीं शाहनवाज साहब मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। ये 80 करोड़ राशन भी अगर इस पे भी हम चर्चा कर लें, चाहे वो हिंदू को मिल रहा हो या मुसलमान को, क्या आप इसे सशक्तिकरण मानते हैं? नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को भी ना हो और ये देश इतना आगे बढ़े, तो पहले भी पीडीएस में कुछ राशन मिलता था कम पैसे में, ठीक है, अब वो फ्री में मिलता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ गांव में, मैं बहुत घूमता हूँ, तो वो मुस्लिम मोहल्ले में ज़रूर हमें तो ले ही जाते हैं लोग के साथ, शाहनवाज हैं आप इस मोहल्ले में चलिए, तो वो लोग कहते हैं साहब मोदी ने राशन दिया, गैस सिलेंडर दिया, ये दिया, ये मैं आपके लिए नहीं अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके साथ कोई भेदभाव हुआ, तो कहते हैं कोई भेदभाव नहीं। तो ये सरकार हम चला रहे हैं ना, चलिए तो खुशी की बात है, मैं इस पे आपसे कोई बहस नहीं करूंगी, ये तो खुशी की बात है। सरकार में कोई भेदभाव नहीं। मैं दो चीजें यहाँ कहना चाहती हूँ, अगर है तो हमको साबित कर दीजिए। मैं दो चीजें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो कानूनों के जरिए कानून बना के, चाहे वो कश्मीर में कानून बनाकर जो अकेला मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वहाँ के लोगों को पूरे तरीके से अशक्त कर दिया गया, उनको पूरे तरीके से उनका डिसएम्पावरमेंट कर दिया गया। दूसरी बात देखिए आप, सीए जैसा कानून बनाया गया जो सीधे तौर पर संविधान के एकदम खिलाफ है। तीसरी बात मैं आपसे कहती हूँ, तीनों का जवाब मौलाना आज़ाद फेलोशिप, मतलब अगर सिर्फ छोटी बातों पे आ जाएं, पढ़ाई लिखाई छोटी नहीं है, मैंने देखा है खुद, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, और आप हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में आपका शुमार है, बिहार की आप पहचान है, आप बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं जानती हूँ आप अभी भी सैकड़ों मुसलमानों से रोज़ मिलते रहे होंगे, और आपको भी अंदाज़ा है कि बड़ी अच्छी स्कीम हुआ करती थी जिसको मोदी सरकार ने बंद कर दिया। आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में आपको एक माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जिसको आप मंत्री बना सकें। ये तो ऐसा हुआ कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को एक पुरुष को दे दिया जाए। आप यही है कि जब देश को, पूरे देश को एक महिला प्रधानमंत्री मिली और देश को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिला, सबसे बड़ी पोस्ट तो वही होती है। दूसरी बात आपने कही कि जो फेलोशिप के बारे में, फेलोशिप ठीक है, फेलोशिप के बारे में जितनी स्कीम आज है बैंक से, मैं खुद बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, और यहाँ हमने जो मुद्रा लोन है, मैंने एक दिन उसकी लिस्ट पूरी मंगाई और मैंने देखा कि इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। और मैं भी यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई थी, वो भी मैंने देखा। आपने एक सवाल पूछा इसका मंत्रालय का, तो मंत्रालय में प्रधानमंत्री एक है, नेहरू सबकी फिक्र कर सकते थे, इंदिरा जी सबकी फिक्र कर सकते थे, मोदी भी सबकी फिक्र कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने एक सवाल, उसका आपने 5 सवाल पूछे, 3 का जवाब मैंने दिया, 2 और क्या पूछा? मैंने कश्मीर का सवाल उठाया, कश्मीर और सीए की भी बात की मैंने। कश्मीर जो है, कश्मीर आपने कहा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जी हाँ, और आप यहाँ अभी हमसे बात कर रही हैं, अगर हमें कहूँ आरफा खानम शेरवानी आपका स्वागत है हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, ये क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि माइनॉरिटी के लिए मैं कह रही हूँ कि जुल्म तो क्या मैं बोलना शुरू कर दूं? नहीं, हिंदुस्तान जो है हिंदू मेजॉरिटी स्टेट के मेजॉरिटी जिसकी है वो तो रहेगी। नहीं तो मेजॉरिटी मैं कह रही हूँ जुल्म किया गया, उस स्टेट पे जुल्म किया गया जहाँ मेजॉरिटी मुसलमान रहे। मैं कश्मीर में बहुत दिन रहा हूँ, कश्मीर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कश्मीर में वहाँ जो डीडीसी का चुनाव था 43 डे रहा, और मैं अभी भी गया था। कश्मीर के अंदर जितने लोग, मछली बहुत अच्छी बनी है एकदम, बिहार बहुत ज़बरदस्त मछली है। बिहार तो ये कौन सी कहलाएगी मछली? ये रोहू मछली है, बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया इसके लिए जी। वो उस तरह अलग से भी बनी हुई है, ये भी मैं खाऊंगी, तली हुई भी बनी हुई है। आप ये लें थोड़ा सा, मैं लेती हूँ, मैं ये लेती हूँ, पराठे के साथ मछली लेती हूँ। अच्छा ये जी, तो जी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तो सीए का सवाल, आप लोगों ने सीए को इतना बड़ा टाइगर बना दिया, इतना बड़ा हवा बना दिया। सीए क्या है? ये जो मज़हब के नाम पर जो लोग परेशान हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जी, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं।
इसमें मुसलमानों को के अंदर डर क्यों पैदा किया गया? क्योंकि अगर और आप मुसलमान अब सीए समझ क्यों गए? एनआरसी को अगर साथ में आप देखें, कोई एनआरसी की बात नहीं, पहले सीए पे आइए। मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन CA कर का देती हूँ। था। आप अपने गृह मंत्री की बात को नहीं मानते जिन्होंने कहा क्रोनोलॉजी समझिए। मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको वो नहीं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का ऐसा है उन्होंने कि कहा कि पहले सीए आएगा, फिर एनसीआर आएगा, नहीं, देखिए हिंदुस्तान, एनआरसी आएगा। तो मैं तो खुद आपकी गृह मंत्री की बात को सिर्फ मैं दोहरा रही बॉर्डर हूँ। स्टेट का आदमी हूँ, जी। किशनगंज का, जी बांग्लादेश बॉर्डर, जी बड़ी मुस्लिम आबादी। भारत एक धर्मशाला नहीं है ना कि कोई भी हिंदुस्तान में आएगा रह जाएगा। आपके घर में कोई भी आकर कहेगा जी मैं मुसलमान हूँ, आरफा जी एक कमरा दे दीजिए, आप दे देंगे उनको? ऐसे तो नहीं होगा। ये सही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ अब कम हुआ है, मैंने देखा है। कम इसलिए हुआ, आंकड़े तो नहीं बताते। नहीं, कम इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ठीक हुई है, टेक्सटाइल में, अन्य चीज़ों जी। में उन्होंने पर improve कैपिटा किया। इनकम भी बेटर हुई है। पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो गए जी। वो। तो वहाँ के लोग नौकरी रोजगार के लिए यहाँ आते थे। वो भारत की आबादी बढ़ाने के लिए आएंगे ऐसा नहीं मानता मैं, वो नौकरी रोजगार के लिए आते थे। अब हमने बॉर्डर पे भी सख्ती की है, भाई पासपोर्ट वीज़ा लेके कोई बांग्लादेशी भी आएगा तो अभी तो हमारा मित्र देश है। बिल्कुल। बांग्लादेश से, शेख हसीना से मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो बिहार चुनाव पे आ जाती हूँ। हाँ, उनको कोई दिक्कत होने ठीक वाली है। नहीं। बिहार चुनाव पे आ जाती हूँ। जल्दी से 2-3 सवाल। चुनाव का मौसम है, चुनाव के बगैर तो बात होगी नहीं। ये तो विचारधारा के मुद्दे हैं, ज़रूर इन पे बात होनी ज़रूरी थी। जी जी। किस तरह की तस्वीर आपको नज़र आ रही है फिलहाल? आप कहाँ कहाँ कैंपेनिंग करके आए हैं और कैसा लग रहा है? जब से चुनाव का ऐलान हुआ है जी। तब से मैं कैंपेनिंग में पूरी तरह से अच्छा। स्टार कैंपेनर भी हूँ। मैं कश्मीर भी गया हूँ, मैं आंध्रा भी गया हूँ, उत्तराखंड भी गया हूँ, अभी फिर कल विजयवाड़ा में हूँगा, फिर बिहार में आ जाऊँगा। तो मैंने ये देखा है कि ऐसी वेव मैंने नहीं देखी पहले। मैं खुद 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। लोग, उम्मीदवार तो एकदम गौन है, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं वोट देने, तो कह रहे हैं मोदी को देने जा रहे हैं। जैसे लगता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसा होता है, उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। और बिहार में पिछली बार हमने 39 सीट जीती थी, 1 सीट किशनगंज की नहीं जीते थे। इस बार बिहार में हम 40 की 40 जीतेंगे। और पूरे मुल्क में जो हम कहते हैं कि अब की बार 400 के पार, तो वो वही लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं हम लोगों का। जो लोग कहते थे, जब कहा था मिशन 272 प्लस, जब मोदी जी आए थे तो कहा जी वाजपेयी जी तो 182 लाए, आप कहाँ से लाएंगे, हंग हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा। लेकिन जनता ने 283 दिया। जब हमने कहा मिशन 300, जनता ने 303 दिया, 303 दिया। इस बार कहा 400, तो 403 नहीं 3 नहीं 406। 406। अच्छा, मेरा आंकड़ा 406 है। मेरा आंकड़ा 406 का है, जो मैं मान के चलता हूँ मिनिमम। ऐसे मैं बहुत, वो आज इसके बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि दिन रात 24/7 इसी काम में रहता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ। मैं आंध्रा गया था, आंध्रा से बहुत सारी सीटें आ रही। अच्छा। बहुत सारी सीटें आ रही। चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में सरकार बना रहे हैं। ये आंध्रा हमारा एक ऐसा स्टेट है जो बढ़ रही सीट। केरल अच्छी में खबर, सीटें बढ़ रही वैसे है। आंध्रा से अच्छी खबर मिल रही है। केरल में नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं, आपको केरल बिहार में की हमारी रिपोर्ट दे कुछ देती सीटें हूँ। मैं मिलेंगी। कई दिनों से बिहार में हूँ और उन लोगों से भी बातचीत हुई जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात हुई जिनको आप सिफोलॉजिस्ट कह रहे हैं, कि जो इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं। लग रहा है कि अगर कम भी सीटें आई गठबंधन की तो डबल डिजिट में आ सकती हैं। आपका क्या कहना है? जिनसे आपकी बात हुई जी। ना, वो पिछले चुनाव में थे 0। मैं अनएसोसिएटेड लोगों की हाँ, बात वो कर रही हूँ, जो पार्टी से जुड़े नहीं। जी जी, मैं हाँ, जिनके लिए बात हुई जिनके डबल लिए, सीट हाँ, जीतने जी में, जी जी वो पिछले चुनाव में थे 0। जी। कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी ठीक है, क्योंकि ठीक हमारा है, जी। उम्मीदवार वैसा नहीं लड़ पाया था। तो जो थे पिछली बार 0, वो इस बार भी हो जाएंगे 0। अच्छा। लेकिन कैंपेन होता है, हेलीकॉप्टर है, उड़ रहे हैं लोग और प्रचार हो रहा है। नेता में कोई दम भी ना हो, उसको हेलीकॉप्टर में बैठा दीजिए तो बिहार में भीड़ आ जाती है। बिहार में अगर हेलीकॉप्टर को में सिर्फ पायलट चला जाए, ये बात तो सही है। सिर्फ पायलट चला जाए यूपी में भी आ और जाएगी 3 चक्कर काट ले, लोग दौड़ने लगते हैं और फिर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ तो चिराग पासवान का निशान ही हेलीकॉप्टर है, तो पहुंच जाते हैं, भीड़ आ जाती है।
तो कुछ गलतफहमी हो जाती है कुछ लोगों को। यही गलतफहमी है, बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे, 400 के पार में 10% हिस्सा हम बिहारियों का रहेगा। अभी भी हमने 303 जो हमारी जो 350 के करीब सीट आई, उसमें हमने 300 में 39 सीट तो हमने जीत के दी बिहार को मोदी जी। यानी गुजरात राजस्थान को मिला दें तो 10% आप कह रहे हैं हिस्सा रहेगा 10%, 400 और में 200 सीट नहीं तो फिर भी 10% रहेगा। 200 तो नहीं रहेगी। ये जो लोग आप इतने दिन से देख रहे हैं, हर चुनाव में एक माहौल बनाया जाता है। तेजस्वी यादव की नौकरी का ये पूरा जो एक शोर है, कहाँ नौकरी का शोर है? 4 लाख से ज्यादा नौकरियां उन्होंने दी हैं। मैं तो लोगों से ने दी ना, सीएम दी। हाँ, लेकिन उसमें तेजस्वी देखिए उनके चेहरे पर जा रहा है। तेजस्वी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उनके चेहरे पर ये बात तो मानना पड़ेगा आपको, ब्रांडिंग उनकी हो चुकी है। तेजस्वी बात सही है। तेजस्वी PWD के मिनिस्टर थे, हेल्थ के मिनिस्टर थे, शिक्षा विभाग उनके पास था। 7 निश्चय में पहले ही मुख्यमंत्री ने तय कर लिया था कि इतने टीचर बहाल करेंगे, मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था, वो डिपार्टमेंट उनके पास था। लेकिन नौकरी मैं भी इंडस्ट्री मिनिस्टर था नीतीश कुमार जी के साथ, और इंडस्ट्री में नीतीश कुमार जी ने खुद कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि सबसे अच्छा काम शाहनवाज हुसैन ने किया। हमने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, 17। आरफा जी आप आई हैं यहाँ बिहार में, तो आपने तो सुना होगा बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन क्या आपको मैं बता दूं, ये जानकारी पूरा देश जान ले कि ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 इंडस्ट्री में। मैंने एड्स देखे, मैंने विज्ञापन देखे। 17 इथेनॉल प्लांट, और केरल, तमिलनाडु, सब जगह बिहार का इथेनॉल जा रहा है यहाँ से जा रहा है, और हजारों लोग टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं। चलिए अब आखिरी सवाल आपसे, आप अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, वो दौर भी देखा है हिंदुस्तान ने, जब ठीक है एक भाजपा की सरकार थी, लेकिन अटल जी एक मुसलमानों के तबके में वो भी लोकप्रिय हुआ करते थे। क्या उस तरह की भाजपा कभी वापस आ सकती है, जो अटल जैसा एक चेहरा हो, शाहनवाज जहां मंत्री हों, जहां कोई बंटवारा ना हो, कोई हेट स्पीच ना हो, कोई लिंचिंग ना हो, और हम सब वाकई मिलके एक दिन विश्वगुरु बन जाएं? विश्वगुरु तो बनेंगे ही, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। विश्वगुरु बनने के रास्ते पे आपका ख्वाब ये पूरा मोदी ही करेंगे। जहाँ तक सवाल है अटल जी का, अटल जी बहुत देखने का बहुत अच्छे थे अटल जी, तो क्या किया था उनके साथ लोगों ने? जब वो सीट में नहीं रहे तो बहुत अच्छे थे, जब थे तो क्या क्या हंगामा होता था। एक बयान मेरे घर पे उन्होंने इफ्तार के वक्त में दिया था कि अयोध्या भावना का प्रकटीकरण था, तो उस पर 13 दिन पार्लियामेंट नहीं चली थी, जिसमें मेरी मेडन स्पीच हुई थी। तो मोदी जी के बारे में परसेप्शन बदलना है, नेता नहीं बदलना। नहीं, नेता वही हैं, रहेंगे, और वो सबकी फिक्र करेंगे। उनके चश्मे में कोई हिंदू मुसलमान अलग नहीं दिखता, वो सब गरीब प्रियोरिटी है। गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना ये मोदी का मकसद है, और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब बनाया, गरीब का बेटा आया, ये गरीबी रेखा से ऊपर ले जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, इस नाश्ते के लिए भी बेहतरीन नाश्ता, और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे बिहार की हर डिश आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो वेज खाया है जी, लेकिन आप मेहमान हैं बिहार में, शुक्रिया, तो इसलिए आपके लिए कुछ बनवाया है यहाँ। ज़रा नवाजी।